आपके लिए। फिर कल मैं डाउट सेशन करवाऊंगा तो कल से डाउट सेशन ही करवाऊंगा, डोंट वरी। फिर तो जॉन केपलर ने जो बताया कि सन के अराउंड कैसे प्लैनेट रोटेट करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है तो कभी कभार दिन लंबा हो जाता है, कभी कभार दिन कम हो जाता है, नाइट का टाइम बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये सब कुछ जॉन केपलर ने बताया था। तो उसके जो तीन, मतलब हमारा 8 चैप्टर ग्रेविटेशन, जो लास्ट चैप्टर हमारा है, उसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, जिसमें और ग्रेविटेशनल लॉ जो इंपॉर्टेंट है, मेन अर्थ सन के अराउंड क्यों रोटेट करता है उसके बारे में बताएगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारा वेट जो है ना बेटा, mg, वो g आपका गोधरा में जो है ना, वो आपको एग्जैक्ट वही वेट आपको बेटा यूरोप में जाके नहीं मिलेगा। वो क्यों, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और हमारे आजू बाजू में सपोज अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट हो रही है, तो वैसे ही सैटेलाइट जो है हमारा मून हमारे आजू बाजू रोटेट कर रहा है, वो क्यों, और काफी सारे सैटेलाइट हम लोगों ने रखे हैं रोटेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों, उसका सबका रीजन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोला जाए तो यस, मून वेट, इन मून वेट इज 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि मून का वेट नहीं बेटा, मून का ग्रेविटेशनल, मून का ग्रेविटेशनल जो है हमारे 1/6 पार्ट है, इसलिए हमारा मास यहाँ पे जितना है वहां पे उतना ही रहेगा, बट हमारा जी और उसका जी चेंज है, इसलिए mg चेंज है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मैं आपको बोलूं, ये छोटा सा माइक है, ये जितनी इसका जितना मास यहाँ पे होगा, मून पे जाके वो आधा नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बट जी चेंज होने से वेट चेंज होता है, इसलिए मास और वेट में फर्क है, वो भी आप लोगों को मालूम ही है बेटा। क्लियर? तो ये सारा कच्चा चिट्ठा हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा अच्छा वाला। क्लियर? उसकी स्टडी करने वाले हैं बेटा हम लोग। ओके, तो जॉन केपलर्स के मैं थोड़े लॉज के बारे में अभी बता रहा हूं आपको कि वो सारे लॉज क्या थे जॉन केपलर्स के, तो उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। देखो तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पोर्शन है, जॉन केपलर ने पहली बात क्या बताई, पहली बात आपको ये बताई कि ये सन है, ये अर्थ है, तो उसके अराउंड ये रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ये बात गलत थी। क्लियर? वो एक इलिप्स की तरह मोशन करता है,
इलिप्स दैट मीन्स कुछ ऐसे। इसकी दो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ऐसे रोटेट कर रहा है। सन यहां पे और ये प्लैनेट ऐसे रोटेट कर रहा है। ये केपलर का फर्स्ट लॉ है बेटा, ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। फिर से बता रहा हूं, केपलर ने क्या बोला कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, इलेप्टिकल मोशन कर रहा है। और इसको रट्टा मत मारना सर, चलो वो फर्स्ट लॉ रट्टा मार लेते, ऐसा नहीं, आराम से पढ़ो, समझो, और कुछ चाहिए नहीं नया। क्लियर? फिर से कैसे मोशन कर रहा है? इलेप्टिकल मोशन कर रहा है। अब मैं आपको जिया बेटा, सब लोग समझना। मिहिर, अब है ना, मैं जब पढ़ा रहा हूं ना, तब कभी भी टेक्स्ट बुक में मत पढ़ो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और मैं कभी भी झूठ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। क्लियर? झूठ नहीं पढ़ाऊंगा। बट आप 2 पेजेस रीड करोगे ना, वो आपको थोड़े पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा जो आप समझना चाहते हो। क्लियर? देखो, ये प्लैनेट है और ये सन है। मीर, देखिए ना बेटा, ऐसे रोटेट कर रहा है। अब बेसिकली आप अभी मान लो ऐसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी तो पढ़ना बाकी है, बट लग तो रहा है ना, प्लैनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। नजदीक होगा तो ज्यादा लगेगा या दूर होगा तो ज्यादा लगेगा? नजदीक होगा तो ज्यादा लगेगा या दूर होगा तो ज्यादा लगेगा? सन के नजदीक देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कौन लगाता है? मिहित, मिहित, एक ही लगाता है, सन। दूसरी बात, सपोज ये रिवॉल्व नहीं करेगा प्लैनेट, यानी कि अर्थ वो रिवॉल्व नहीं करेगी, तो प्लैनेट डायरेक्टली सन पे आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से खींच लेगा। रिवॉल्व इसीलिए कर रहा है क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल, इसलिए वो बैलेंस होगा। बट मेरी बात यह है कि जब नजदीक होगा ना, तब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, और दूर होगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स is inversely proportional to the square of the distance. डिस्टेंस जैसे बढ़ता है वैसे फोर्स कम होता है। क्लियर? तो बात समझना बेटा, मैं आपको 3 चीज दिखा रहा हूं। प्लैनेट अभी ए पॉइंट पे है, प्लैनेट अभी बी पॉइंट है, और प्लैनेट अभी सी पॉइंट पे है। कौन से जगह पे, फिर से कंसेप्ट, दूसरी बार कंसेप्ट दे रहा हूं, अर्थ रिवॉल्व क्यों कर रहा है? रिवॉल्व नहीं करेगा तो क्या होगा? सन का ग्रेविटेशन अर्थ को खींच लेगा। एक ऐसा क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, 2 पेन है, जब उसको फ्री स्पेस में ले जाते हैं और वहां पे उसको गिराते हैं, तो दोनों पेन कहां जाएगी? कोई बोल रहा है सर नीचे जाएगी, नहीं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही नहीं। बट दोनों पेन के पास मास है, और वो मास खुद ये फोर्स अप्लाई करेगा, खुद ऐसे ग्रेविटेशनल, तो एक दूसरे के नजदीक जाएगी। अर्थ और सन स्टेबल है तो अर्थ सन के नजदीक चला जाएगा, क्योंकि उसके पास मास है, और पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो
इंपोर्टेंस है वो मास के ऊपर डिपेंड है बेटा। तो फोर्स किसका ज्यादा लगेगा, कौन सी पोजीशन पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ए बी या सी? थोड़ा बोरिंग सेशन लग रहा होगा बट पढ़ना बेटा जरूर से, ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए बी या सी, सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे लगेगा? प्रियांशी बेटा मैं सबको बताता हूं, मुझे एक बार आंसर आप चेंज करके दोगे? जिन लोगों ने कोई दूसरा आंसर लिखा है, मैंने बोला कि जहां डिस्टेंस कम होगा बेटा वहां पे फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको सन से कहां डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है बेटा, ए बी या सी? राइट ना प्रियांशी? अब तो समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना बेटा सबका? तो ए पॉइंट पे फोर्स कम लगेगा, सॉरी ज्यादा लगेगा। अब दूसरा कंसेप्ट सोलंकी जेनिस देखना बेटा, ये ऑब्जेक्ट जब रितिका रोटेट कर रहा है, मुझे ये बता दो, ये नजदीक है और रोटेट करेगा, और दूर है तब रोटेट करेगा, तो दोनों के रोटेशन में कोई चेंज होगा बेटा कि सेम ही रोटेट कर रहा होगा? डिफरेंट चेंज विल अकर, ओके। सही है, चेंज विल अकर, राइट है बेटा। मतलब एक तो बात है, रोटेट क्यों कर रहा है, रोटेट क्यों कर रहा है? देखो मेरा ये सेशन है ना, बोरिंग लगेगा बेटा, बट इसी को समझना यार, हर बार पहला लेक्चर ऐसे ही चलता चला जाता है ना, बट ये चैप्टर में इतना इंटरेस्ट लाएगा, बहुत ही मजा आएगा। और ध्रुव अग्रवाल आज ज्वाइन हुआ है, आपकी सिस्टर अभी भी ज्वाइन नहीं हुई है बेटा, तो बेटा इतना मजा आएगा ना, बहुत ही मजा आएगा, उसकी कुछ बात ही अलग होगी बेटा। तो मैंने क्या बोला फिर से, ये रोटेट क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए रिवॉल्व करना होता है, तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा रिवॉल्व करेंगे, कम फोर्स लगेगा तो कम रिवॉल्व करना होगा, हाँ या ना? तो नजदीक ज्यादा रिवॉल्व करेगा या दूर ज्यादा रिवॉल्व करेगा? नजदीक ज्यादा रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे ये बता दो कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे? कौन से जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और कहां पे कम होगी? ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, देन बी देन सी, राइट है। तो सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ए की ज्यादा होगी, बी की कम होगी, और सी की उससे कम होगी। ये बात सबको समझ में आ गई ना? हाँ या ना? अब अब देखना बेटा, अब बहुत ही मजा आने वाला है, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके बारे में, कि लाइक दिस कंडीशन, चलो ये आप है ना एक बार काम करो, देखो मैंने जैसे पढ़ाया है ना वैसे का एक बार स्क्रीनशॉट रखो आप अपने पास, क्योंकि आपने ये समझा है, बोरिंग लगे फिर भी लिखो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में बिगाड़ने वाला हूं इसको। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हो केपलर सेकेंड लॉ है बेटा,
पहले जो पढ़ा कि इलेप्टिकल मोशन है वो फर्स्ट लॉ, बस इतना ही। बट अब जो डिटेल स्टडी कर रहे हैं ना वो सेकेंड लॉ है। क्या है देखना, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं बेटा। देखो ये प्लैनेट 5 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, तो ये प्लैनेट यहां पे है। देखो ये 5 सेकेंड का टाइम है, इतना आर्क है, तो इसमें इतना लेगा या ज्यादा लेगा 5 सेकेंड में? सी से डी का डिस्टेंस जो है, ए से बी का डिस्टेंस, आर्क देखो आर्क ये वाला पाथ बोल रहा हूं, अब पाथ लेंथ को समझो। 5 सेकेंड में ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, या दोनों सेम होगा? नहीं समझ में आ रहा है केशव? आ रहा है? मैंने बोला कि वेलोसिटी समझ में आ गई कि ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी। देखो फिर से एक बार, इस साइड वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस बेटा कम है। मैंने बोला कि प्लैनेट इतना मोशन किया और प्लैनेट ऐसे जा रहा है, दोनों ने सपोज सेम टाइम यूज किया 5 सेकेंड 5 सेकेंड, तो ए से बी का डिस्टेंस ज्यादा होगा या सी से डी का डिस्टेंस ज्यादा होगा? सी से डी का पाथ ज्यादा होगा। सही है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी जितनी ज्यादा उतना टाइम कम ना बेटा। कम टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। फाइव सेकेंड में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना बेटा, स्पीड पास हो जाएगी। कोई कार है और बाइक है, कार 180 की स्पीड से चल रही है, बाइक 90 की स्पीड से चल रही है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं बेटा कि ये 5 सेकेंड का एरिया है देखो, और ये भी 5 सेकेंड का एरिया है। बट मैंने ये बताया ए बी पाथ का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, मैंने पता नहीं क्या बताया आपको। मैंने आपको ये बताया कि कार जो है 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस काट लेगी, 100 मीटर। तो बाइक 5 सेकेंड में 100 मीटर काट पाएगी? नहीं, 50 मीटर ही काटेगी क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो 5 सेकेंड में ये यहां से यहां तक गया है, राइट? तो बेटा ये जो है ना, कौन ये, तो 5 सेकेंड में यहां से यहां तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो देखो बेसिकली हम लोग देखें ना, तो ये एरिया की बात कर रहा हूं बेटा, एरिया की बात कर रहा हूं। तो ये डिस्टेंस कम है तो ये आर्क ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, बट ये जो आर्क है वो कम है, मतलब उसका एरिया जो है ना बेटा वो इक्वल रहेगा। एरिया जो है ना वो बेटा इक्वल रहेगा। ये बात किसने बताई? केपलर ने सेकेंड लॉ में बताई कि डीए बाई डी टी, 5 सेकेंड मतलब एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम is always constant. This is the second law, always constant. और बेटा उन लोगों ने ये इसका नाम डीए बाई डी टी का नाम एरियल वेलोसिटी भी दिया था, एरियल वेलोसिटी, बहुत बढ़िया सा नाम दिया है, एरियल वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला
अभी नई बुक में तो नहीं है, पुरानी बुक में था L/2m, L फॉर एंगुलर मोमेंटम। मैं इसको कांस्टेंट करके प्रूव करता हूं, देखो। व्हाट इज द टॉर्क बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड प्लैनेट? टॉर्क बिटवीन सन एंड प्लैनेट। सन और प्लैनेट जो है ना बेटा, उनके बीच का टॉर्क बताओ कितना होगा बेटा? R×F। सब लोग बोल रहे हो R×F, बट हम लोग ऑलवेज क्या यूज करते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो मुझे ये बता दो कि सन और अर्थ के बीच में या तो प्लैनेट के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, या ऐसे फोर्स लगेगा? 1, 2 या 3 या 4? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। ओके, सही है। और आर भी यही, फोर्स की डायरेक्शन भी यही, ऑलवेज उसी की एक्सिस पे। मतलब फोर्स जो है ना वो सेंटर में से ही पास होता है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रोटेट होता है बेटा। तो गिव मी द आंसर बेटा, टॉर्क कितना होगा बेटा? When the torque is zero, at that time angular momentum is, बोलो। When torque is zero, at that time angular momentum is constant। L भी constant। अब इसका है ना फॉर्मूला नहीं चाहिए हम लोगों को, कैसे आया वो नहीं चाहिए। एंड दिस इज द, ये जो रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रियली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल। क्लियर? जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, बट इसका रियल ये यूज होता है। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू L/2m, एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि L भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, मतलब सब कुछ कांस्टेंट रहेगा बेटा। तो ये इस थियरी को ऐसे तैसे मत समझना बेटा। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कहां फोर्स ज्यादा लग रहा है, हाँ या ना? कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वो भी क्लियर हुआ। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है वो भी क्लियर हुआ। सही है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, dA/dt ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब 3 सेकेंड में प्लैनेट जितना एरिया कवर करेगा, ये एरिया ऑलवेज सेम होगा। हाँ, डिस्टेंस अलग अलग होगा, बट एरिया बोल रहा हूं। ओके बेटा, चलो और एक पॉइंट। मतलब इसका मीनिंग ये भी हुआ ना, जितना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मीनिंग ये भी हुआ, जितना ए पॉइंट पे, जितना ए पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही बी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम होगा। जितना ए पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही बी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल होती है ना। ये आर है और ये आर, ये डिस्टेंस आर है और ये आर भी, मास विल रिमेन सेम। तो एंगुलर मोमेंटम पता है ना, mvr, उसका फॉर्मूला पता है ना, R×P। P मतलब mv, इट्स mvr। तो a और b, मास तो कट हो गया, क्योंकि मास तो एक ही प्लैनेट है ना, वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो VA/VB करूंगा तो सामने क्या जाएगा बेटा? RB/R जाएगा।
चाइनीस यहाँ पे फोकस करो, आरबी अपॉन आर ए जाएगा तो यहां से एक चीज क्या पता चलती है हम लोगों को, यहां से हम लोगों को एक चीज क्या पता चलती है बेटा कि VA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। फिर से मैंने बोला LA इज इक्वल टू LB, L मतलब MVR, P मल्टीप्लाई बाय R, तो MVR, यहाँ पे भी MVR, MM कट, तो VA और RA का रिलेशन देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, PB और RB का रिलेशन देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इससे हम लोगों को इतना पता चलता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। मतलब जितना डिस्टेंस कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी वेलोसिटी कम। फिर ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपका। तो ये अच्छा कंसेप्ट था बेटा, बहुत ही अच्छा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। मैं इस पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, पहले इसका ले लीजिए अप टू डेट कंप्लीटली। अब है ना केपलर सेकेंड लॉ ये लिखना बेटा, आगे वाला तो लिखना वो फर्स्ट लॉ में लिखना, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा। हाँ कल फाइनल क्विज है कंफर्म, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया बस बेटा, डोंट वरी। और सारे सिंपल क्वेश्चन की होगी, यूनिट्स, फॉर्मूला, 7 चैप्टर्स के, और हर एक चैप्टर की क्विज खत्म करेंगे बस। नेक्स्ट मंथ, इस मंथ से स्टार्ट कर रहे अगले मंथ तक 2 से लेके 8 तक की सबकी एक एक क्विज हो जाएगी। थक गए क्या जैनेस? बोरिंग लग रहा है ऐसे ऐसे कर रहे हो सब लोग है? सही में बोल रहा हूं, अच्छा पढ़ रहे हो सब लोग, और पढ़ाई कंटिन्यू रखना ऐसे ही। बस सुबह में जल्दी उठ जाओ बेटा। और मैं एक बात बता दूं, आज बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंस है, मैक्सिमम मतलब। मैं एक बात बता देता हूं बेटा, जो लोग सुबह में जल्दी उठते हैं ना, सही में बोल रहा हूं, जो लोग सुबह में जल्दी उठते हैं ना उसी को सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। एक तो आप अच्छा वाला ऑक्सीजन लोगे, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा आपको, हेल्थ बढ़ेगी आपकी। ये सारे माइक्रो लेवल पॉइंट देखो ना, सही में बोल रहा हूं। मुझे तो है ना बेटा, मैं आपको बता दूं, संडे ऑलवेज क्या होता था, आप लोग देखना, कभी आप लोग सुबह में जल्दी उठोगे ना प्रियांशी, और कभी भी सुबह में 9 बजे को उठना। अभी आप सुबह जल्दी उठ जाते हो बेसिकली, वैसे भी आप लोग केवी के स्टूडेंट हो तो पहले पहले ही स्कूल मॉर्निंग में होती थी, इसलिए उठते होंगे सुबह में पहले। बट आप सुबह में कभी कभार अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो 6 या 7 टू के बीच में, और कभी 9 से 10 के बीच में उठे, तो दोनों में आपके दिन में कोई फर्क पड़ता है मीत जायसवाल? नहीं पड़ रहा है। क्या चेंज लगता है दोनों में, क्या चेंज लगता है बेटा? हाँ, अब रात को जल्दी सोने चाहिए। 2 बजे आप उठे, रात को सोए हो, और सुबह में 6 बजे उठोगे तो आपको पूरे दिन फीलिंग अच्छा नहीं आएगा। हाँ, 9 बजे उठने से लेजीनेस आएगी आपके अंदर, सही है, ये लेजीनेस आती है आपके अंदर।
कुछ काम करने का मूड नहीं आता इतना। और अच्छी नींद खत्म होने के बाद सुबह में 6 बजे उठते हो, मतलब रात को 10 11 बजे मिनिमम आपको सो जाना पड़ेगा। 12:30 1 बजे तक जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो बाद में जो फ्रेशनेस होती है ना दिन में, वो कुछ अलग होती है बेटा। क्लियर? ये नेचुरल जो लो है वो तो मानना ही पड़ेगा ना, जैसे अर्थ और ग्रेविटेशनल सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो लग ही रहा है। कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, हम लोग नहीं सोचना पड़ेगा, लग रहा है, ये नेचुरल लो है बेटा। तो सभी में नेचुरल लो को अप्लाई करो और सीखो, उससे बहुत कुछ मिलेगा बेटा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सुबह में 4 बजे तक उठो, 3 बजे उठ के पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बट अपना जो काम है ना, वो एक एक बना दो कि इतने बजे हम लोग कंपलसरी उठ जाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ौदा में एक मैंने एक लड़की का एक एग्जांपल सुना था। तो ग्रांड मदर एक्सपायर हो गई थी। उसकी जो मतलब जो दहन क्रिया होती है उसकी, जो उसमें 2 ही उसने अवर्स बिगाड़े थे। उसके बाद घर पे आके वापिस पढ़ाई करने लगी थी। 10 दिन उसके घर पे जो उसके मेहमान आते थे सब कुछ, बट उसमें उसी किसी भी जगह पे उसने पार्टिसिपेट नहीं किया बेटा। और वो लड़की आईआईटी बनी थी, सॉरी नीट में स्कोर लाया था, नीट में स्कोर लाया था करीबन 600 के अबो स्कोर था उसका। और ये 3 या 4 साल पहले वाली बात है बेटा। ऐसे बेटा हम लोग ने मैंने सोच लिया बेटा कि मुझे मार्च पे जाना है। मैंने सोचा मुझे मार्च पे जाना है, हाँ सही है, मुझे मार्च पे जाना है। देखना, मैं आपको मार्च पे जाके दिखाऊंगा बेटा, देखना मुझे मार्च पे जाना है, बस मैंने सोचता ही रहूंगा। वैसे आपके पास क्या 11 12 साइंस में एडमिशन लिया? सर मैं तो ये करने वाला हूँ, सर मैं तो डॉक्टर मतलब एमबीबीएस करने वाला हूँ, सर मैं आईआईटी में जाने वाला हूँ सर। अब वो सोचते ही रहोगे। मैंने सोचा ना, मुझे मार्च पे जाना है। मैंने भी सोचा, इस बार इसरो वालों ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया, अदरवाइज मैं चला जाता है। बस मुझे मार्च पे जाना है। ये एक सोचने वाली बात, सोचते ही रहोगे। पता है आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचर्स, मतलब जो स्पीकर होते हैं उसको सुनते हो आप उसको क्या करते हो? सुनते ही हो बेटा। अप्लाई किया ना? सर बहुत मजा आया सर, आपने ये बात बताई ना तो बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। सबको मजा ही आता है सुनने में, अच्छा लगता है, कुछ नया सुनते हो। और वो बंदा भी क्या करता है, आप जो करते हो ना वही बोलता है, इसलिए आपको मजा आता है। हाँ यार मैं भी ऐसा करता हूँ, यार मैं भी ऐसा करता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी मजा आएगा बेटा। तो यही बात है सबकी, बट रियल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो बेटा। कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं होता है। और उसके लिए आजकल भास्कर का सर्वे आया है, दिव्य भास्कर का सर्वे आया है कि ऑनलाइन स्टडी के अंदर जो 11 12 के 10th और 12th के स्टूडेंट का लिया था उन्होंने, मतलब हम लोग भी समझ लेते, हम भी है उसमें। तो क्लासेस खत्म होने के बाद ओनली 2% स्टूडेंट ही, सॉरी 7% स्टूडेंट ही 2 आवर्स की पढ़ाई करते हैं। तो बहुत खराब बात है बेटा, ये कम है। पर सब्जेक्ट 2 आवर्स तो मिनिमम करो बेटा। अभी आपके पास रिवीजन करने के लिए टाइम है। संडे को मुझे कुछ करके दिखाना है, संडे को कुछ मुझे कर दिखाना है, उसको उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो सोचो बेटा। क्लियर? केपलर्स थर्ड लॉ,
अभी मैं इसको प्रूव नहीं कर पाऊंगा बेटा, अभी मैं उसको प्रूव नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना होगा, ये लास्ट में प्रूव होगा, बट मैं आपको बता देता हूं क्या है। ये जो है ना, सन यहां पे अभी एज्यूम कर लो फॉर एग्जांपल, उसके अराउंड प्लैनेट रोटेट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है वो आर है। उस आर को मैं क्या बोल रहा हूं बताएं? सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो ये बनी सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो आर है। अब ये प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है ना बेटा, रिवॉल्व, तो एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक टाइम। तो ये जो पीरियोडिक टाइम है, स्क्वायर पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमई। ये क्या है वो सब कुछ मैं फ्यूचर में बताऊंगा, बट ये केपलर्स थर्ड लॉ है। ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है या मास ऑफ प्लैनेट है। आर इज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे, बट आपके लिए ये है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटा आर क्यूब। ओके, चलो यहाँ पे लेक्चर हमारा खत्म होता है बेटा, बट मैं एक बात आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा हूं। सपोज 9, आप 27 का क्यूब रूट आपको पता है क्या होता है? 27 का क्यूब रूट 28 का क्या होगा? 28 का क्या होगा? हाँ बस अंदाज लगा लो। और नीट में तो क्या करना है बेटा पता है? नीट में तो क्या करना है बेटा पता है? 3 ही लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बट एग्जैक्ट रूट कैसे निकालते हैं? आपके पास कैल्सी होगा बेटा? है कैल्सी? रितिका स्क्रीन चिपक गई है बेटा। पहले है ना ये फिगर्स याद रख लो, क्यूब रूट निकालने का रूल। बाद में मत बोलना सर, दूसरी बार बोलो। 2248, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 4 क्रॉस 8 क्रॉस, इस स्टेप को फॉलो करना। 2248 रूट को, मतलब सबसे पहले तो क्यूब रूट निकालने की मेथड, तो आपको रूट जो है ना, रूट ऐसे प्रेस करना है। सब पहले फिगर लिखो। आप किसका जानते हो अपना? आप 27 का जानते थे बेटा, तो 27 टाइप करो कैल्सी में। कैल्सी में 27 टाइप करो, 2 बार रूट को प्रेस करो। रूट जो है ना साइन, उसको 2 बार प्रेस करो, 1 बार 2 बार, मल्टीप्लाई करो, बाद में दूसरी बार 2 बार करो, मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, और मल्टीप्लाई। कितना आंसर आया? टू 999, यानी कि 3 आ गया ना। राकेश सर ने आई तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने आपको करवा दिया क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में काम लगेगा बेटा आपको।
फिर से एक बार बता, रूट 2 बार प्रेस करना है, मल्टीप्लाई बाय, वापिस 2 बार ऐसे 1 2, बाद में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बोलना 8 टाइम्स मल्टीप्लाई। ओके, चलो ठीक है, बस आज इतना रखते हैं, कल मिलते हैं, कल आपके डाउट सेशन के साथ बेटा मिलते हैं।